हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 20 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ पॉलिटिकल हाइक। ये आर्टिकल बेसिकली एमएसपी से रिलेटेड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड सारे के सारे प्री एस्पेक्ट हम आज कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एन अपॉर्चुनिटी टू रीकास्ट इंडिया फूड सिस्टम। इस आर्टिकल में हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे और आज का ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया फूड सिस्टम के क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पीएम टू फ्लैग ऑफ आरआरटीएस, हाउ दिस लेटेस्ट मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बेनिफिट एनसीआर। आरआरटीएस सिस्टम के बारे में जो प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ पॉलिटिकल हाइक। यह आर्टिकल GS3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यह आर्टिकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर आया है, जो कि मेंस में रिपीटेटिव थीम है। हर दूसरे या तीसरे साल ये MSP से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रिपीट होते ही हैं। प्री की बात करें तो प्रीलिम्स में हर साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे इस साल 2023 में नाइजर सीड क्रॉप के बारे में पूछा गया था, वो भी MSP के कारण ही न्यूज़ में था। तो अगर आपको कोई भी ऐसे करंट अफेयर न्यूज़ जिसमें MSP दिखाई दे रहा है वर्ड, आपको उसको एकदम जल्दी से पकड़ना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसके आने की प्रोबेबिलिटी बाकी किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक से ज़्यादा होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। जो रिपीटेटिव थीम होती है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हर साल दर साल पूछे जाते हैं और उसी तरीके से हमें तैयारी भी करनी है। यही सबसे आसान तरीका है यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने का। इस आर्टिकल में हम प्री एस्पेक्ट कवर करेंगे, मेंस एस्पेक्ट उतना कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी आर्टिकल्स भी करने हैं और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। प्री एस्पेक्ट आपका मैं इस आर्टिकल के थ्रू कवर कर दूंगा, फिर और नेक्स्ट टाइम जब भी आर्टिकल आएगा हम मेंस एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। साथ ही आर्टिकल तो कवर करेंगे ही, न्यूज़ में क्यों आया है इस पे फोकस करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ हाइक द MSP ऑफ वीट टू बी सोन इन द कमिंग 23-24 रबी सीजन बाय 150 to ₹2275 पर क्विंटल। सरकार ने MSP बढ़ा दी है वीट की 150 रुपये। ठीक है, ये जो हाइक है 2007-8 के बाद फर्स्ट टाइम इतना बड़ा हाइक हुआ है किसी भी क्रॉप में। 150 रुपये एक बार में बढ़ाए गए हैं। जो अभी कॉस्ट हो गई है वो 2275 रुपये हो गई है। इसका मतलब 1 किलो वीट का प्राइस कितना हो गया है, मिनिमम 22.75 के पर केजी, मतलब 22 रुपये में अब एक वीट जो है 1 किलो वीट आपको मिलेगा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ही यही होता है। अभी बात करेंगे MSP क्या होता है। ये जो प्राइस है ये लास्ट टाइम इतना UPA के समय बढ़ा था 2006, 7 और 7-8 के समय में। ये लास्ट टाइम जो है चुनाव के पहले हाइक किया जा सकता था और सरकार ने एक पॉलिटिकल सिग्नल देने की कोशिश की है, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं और उसके बाद फिर लोकसभा के इलेक्शन है 2024-25 के, है ना, 2024 में, जो कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल सिग्नल है। अब इसके इकोनॉमिक कंसिडरेशन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले MSP को समझ लेते हैं। MSP को समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जो प्री कॉन्सेप्ट है उसको कवर करते हैं। तो बेसिकली MSP होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। इट सर्व एज अ फ्लोर प्राइस बिलो विच गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ प्राइसेस टू फॉल इवन इफ देयर वाज अ बम्पर क्रॉपिंग। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है क्रॉप के प्राइसेस को गिरने नहीं दे रही है। अगर प्रोडक्शन सप्लाई बहुत ज़्यादा भी हो जाती है तो भी एक मिनिमम प्राइस रहना चाहिए जो फार्मर्स को मिलना चाहिए। क्या हो रहा है मैं आपको अच्छे से इसके पीछे की इकोनॉमिक्स समझाता हूँ। सप्लाई, अगर मार्केट इंटरवेंशन नहीं होता तो सप्लाई और डिमांड बराबर है, एक प्राइस निकल के आया है। मान लीजिए सप्लाई एक्सेसिव हो जाती है और डिमांड से, तो क्या होंगे प्राइसेस, मार्केट में कोलैप्स हो जाएगा। जो 250 रुपये का टमाटर था वो 2 रुपये में बिकेगा। ये कोलैप्स को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, MSP प्रोवाइड की है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। किसको, फार्मर्स को, कि भाई तुम प्रोडक्शन करो,
जितना प्रोडक्शन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तुम जो भी प्रोडक्शन करोगे अगर वो एमएसपी प्राइस से नीचे के रेट में, दामों में अगर मार्केट में बिक रहा होगा तो हम उसे एमएसपी रेट में ख़रीद लेंगे और धीरे धीरे जो प्राइजेज़ होंगे मार्केट में वो एमएसपी तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे इसको समझते हैं। मान लीजिए एमएसपी प्राइस 200 रुपये है और सडनली क्या हुआ, 100 रुपये प्राइस पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई एक्सेसिव थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब एक आउटलेट आपके गांव में ऐसा है जहां पर 200 रुपये में अभी भी चीज़ें खरीदी जा रही है, बाकी हर जगह 100 रुपये में खरीदी जा रही है। तो आप किसान क्या करेगा? किसान इस 200 वाले के पास जाएगा, इसे दाम अच्छा मिल रहा है, एटलीस्ट इसकी क्रॉप के जो इनपुट की कॉस्ट है वो निकल जा रही है, तो ये 200 रुपये वाले के पास जाके बेचना शुरू करेगा। जब ये बेचना शुरू करेगा तो ये 200 रुपये में कौन खरीद रहा है? सरकार खरीद रही है। जो एपीएफसी मंडी है उसके थ्रू सरकार खरीद रही है। सरकार ने खरीदना चालू किया तो मार्केट में जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। जो एक्सेसिव सप्लाई के कारण प्राइसेस कम हो रहे थे, वो एक्सेसिव सप्लाई अब धीरे धीरे मार्केट से बाहर जा रही है और सरकार उसको ख़रीद के क्या कर रही है? वेयर हाउसेस में रख दे रही है। तो अब जब सप्लाई कम हो रही है तो ये जो प्राइसेस हैं 100 रुपये धीरे धीरे 150 पहुँचेंगे, 170, और फिर एक टाइम आएगा जब एक सफिशिएंट प्रोक्योरमेंट हो जाएगा तो वापस ये प्राइसेस 200 रुपये में पहुंच जाएंगे और मार्केट का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट कितना पहुंच जाएगा? 200 रुपये पहुंच जाएगा। तो कितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो उसके बाद भी जो प्राइस है वो एमएसपी के नीचे नहीं होने दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए जो एमएसपी है वो बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू भी है। 2020 में जो फार्म लॉस थे वो इसी से रिलेटेड थे और उसके कारण कितना प्रोटेस्ट देखा गया हम लोगों ने। तो इसलिए ये बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है और फार्मर्स के लिए ये एश्योरेंस है और इंश्योरेंस है कि आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपके साथ में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, वो है प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? एट विच एफसीआई विल परचेज फूड ग्रेन फॉर पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो पीडीएस के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड परचेज करती है फार्मर से, वो प्रोक्योरमेंट प्राइस कहलाता है। प्रोक्योरमेंट प्राइस कितने होते हैं? जनरली जो मार्केट में प्राइस होता है वही प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है और एमएसपी से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मार्केट में प्राइस एमएसपी से कम है तो प्रोक्योरमेंट प्राइस कितना होगा? एमएसपी बराबर होगा। एमएसपी से कम में नहीं खरीद सकते एफसीआई वाले भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जनरली एमएसपी से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट वर्ड आपने सुना होगा, ये सिर्फ वीट और राइस के लिए एप्लीकेबल है। केवल 2 क्रॉप ऐसी है जिसके लिए सरकार ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती है, बाकी सारी क्रॉप्स के लिए नहीं करती है। आखिर ये ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट विल बाय एट एमएसपी फ्रॉम एनी फार्मर हु कम्स फॉरवर्ड टू सेल इवन इफ मार्केट प्राइसेस इज ग्रेटर देन एमएसपी। इसका मतलब यह है कि साल भर में आप कभी भी एपीएमसी मंडी में जाइए, चावल लेके या वीट लेके, सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी। उसे सरकार को एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, चाहे उस वक्त रेट क्या हो, एमएसपी से अधिक हो मार्केट में या फिर उससे कम भी हो। लेकिन बाकी क्रॉप्स के साथ ऐसा नहीं है। सरकार बाकी क्रॉप्स के साथ तभी खरीदती है जब मार्केट में जो रेट है वो एमएसपी से कम है। बाकी क्रॉप प्रोक्योर नहीं की जाती जब तक कि एमएसपी से कम मार्केट रेट ना हो। मान लीजिए कि नाइजर क्रॉप की बात करते हैं। नाइजर क्रॉप का एमएसपी रेट 200 रुपये है और 180 रुपये हो गया है मार्केट में इसका रेट, तो सरकार को ख़रीदना पड़ेगा 200 रुपये में। इसी सिचुएशन में ख़रीदेगी नाइजर क्रॉप को। लेकिन अगर राइस है 220 रुपये रेट चल रहा है उसका मार्केट में, उसके बाद भी जो है एमएसपी 200 है, तो एमएसपी पे अगर आउटलेट पे सरकार आउटलेट पे कोई भी आता है, मंडी में कोई भी आता है, तो सरकार उसको खरीदेगी ही खरीदेगी। इसी को ओपन प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी। डिटरमाइन कौन करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस established under the agriculture ministry in 1985. CACP recommends MSP based on economic criteria। जो CACP है ये बेसिकली क्या करता है? MSP रिकमेंड करता है सरकार को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। बात करेंगे वो क्राइटेरिया क्या है। सब्सिक्वेंटली CCEA approves the MSP for 24 major crops including
शुगर केन, ठीक है, 23 है प्लस शुगर केन, ठीक। तो ये 24 क्रॉप के लिए क्या होता है, अप्रूव किया जाता है CCEA। CCEA क्या होता है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अप्रूव करती है, फाइनल अप्रूवमेंट ये देते हैं। 2015 प्रीलिम्स में ये पूछा गया था कि MSP कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन में CACP दिया हुआ था, 90% जनता ने ये ऑप्शन लगाया। CACP केवल रिकमेंडेशन देती है सरकार को, अप्रूव कौन करता है, सरकार करती है, कैबिनेट कमेटी अप्रूव करती है। प्लीज़ ये पॉइंट को अच्छे से याद रखें, आगे इसी तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। हर सीज़न के पहले, खरीफ या रबी दोनों सीज़न के पहले सरकार MSP डिसाइड करती है। डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है डिमांड और सप्लाई, दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड है मार्केट प्राइसेस क्या है उस वक्त, फोर्थ है मिनिमम 50% मार्जिन इन ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब 50% का मार्जिन जो है कम से कम होना चाहिए जो फार्मर्स को मिल रहा है ना MSP में। और फिफ्थ है ग्लोबल प्राइसेस, उस समय बाहर प्राइसेस क्या हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं वीट और राइस के। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, और लास्ट है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। ये सारे जो हैं क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से CACP MSP को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल में जो MSP हाइक है उसके बारे में बातचीत की गई है कि ये जो हाइक है ये इकोनॉमिकली अनजस्टिफाइड है ना। इट इज़ बेसिकली अ एग्जांपल ऑफ गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स। क्यों है गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरकार इलेक्शन के कारण ये प्राइसेस क्या की है, हाइक की है। अब मान लीजिए प्राइस हाइक होने के कारण क्या होगा, बहुत सारे फार्मर शिफ्ट कर जाएंगे वीट में, उनको एश्योर प्राइस मिल रहा है सरकार की तरफ से। पहले वो टमाटर प्याज उगा रहे थे, तो अब क्या होगा, टमाटर प्याज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मिलेट, जो कि सिर्फ ड्राईलैंड एरिया में हो सकती है, वो भी शिफ्ट करके अब क्या करेंगे, वीट प्रोडक्शन करेंगे। वीट में अच्छा खासा पानी लगता है, पानी अच्छा खासा लगता है, और ये है एल निनो ईयर, तो हो सकता है कि पानी जो है इस बार ना आए, और पानी ना गिरने से जो क्रॉप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाना चाहती थी सरकार, वो प्रोडक्शन ना हो, उल्टा क्रॉप जो है प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ये जो MSP है ये बेसिकली हर्ट कर सकता है फार्मर को। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी फार्मर शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ पर उतना ज़्यादा पानी या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और बहुत सारे फार्मर्स को नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें, सरकार ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें डर है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, और इलेक्शन के समय में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, सरकार प्रोक्योरमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने स्टॉक्स भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेप उठा रही है, साथ में फार्मर्स को खुश करने के लिए भी। तो अगर हम प्रोक्योरमेंट वाला लॉजिक लें तो इस वक्त 1 अक्टूबर को प्रोक्योरमेंट कितना है वेयर हाउसेज में, स्टॉक्स कितने हैं, 239.95 लाख टन्स स्टॉक हैं। और कितने मिनिमम होना चाहिए, 205.2 लाख टन्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी स्टॉक्स ज़्यादा हैं जितने होने चाहिए उससे भी, उसके बावजूद भी सरकार MSP बढ़ा रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट है उसे रखेंगे कहाँ, जो स्टॉक्स रखने की जगह नहीं है, फिर यही सारी क्रॉप सड़ती है, या तो इसे फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है सस्ते दामों में। तो ये सब सारे इश्यूज आएंगे। ये बेसिकली इकोनॉमिकली सही रीजंस नहीं है MSP बढ़ाने के, इकोनॉमिक रीजंस को ये जस्टिफाई नहीं करता है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन हो सकता है तो सरकार जो है इंपोर्ट ईज कर सकती है, आसानी से बाहर से जो है पूरे वर्ल्ड से वीट इंपोर्ट किया जा सकता है। अब सिचुएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी है पूरी दुनिया में, तो ये जो है बेहतर तरीका है, ना कि MSP बढ़ाना इस वक्त, वो भी इतना ज़्यादा जिसके कारण ओवरऑल जो है फार्मर को लॉस होने के चांसेस भी जब बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस के कारण ही किया जा रहा है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी बात की गई है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। MSP क्या होता है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट क्या होते हैं, उसे डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कौन उसे अप्रूव करता है, और आर्टिकल क्या है। ठीक, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है एन अपॉर्चुनिटी टू रीकास्ट इंडियाज़ फूड सिस्टम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज़ फूड सिस्टम एंड गिव सजेशन टू एड्रेस दोज चैलेंजेस टू मेक इट मोर सस्टेनेबल। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे और इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल शुरू करते हैं। तो शुरुआत किससे की गई है, इंडिया का जो फूड सिस्टम है उसके जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात की गई है। इंडिया का जो फूड सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो तभी एंश्योर हो सकता है जब प्रोडक्शन क्या हो, सस्टेनेबल हो। प्रोडक्शन सस्टेनेबल कब होगा, जब वो रीजनेबल इकोनॉमिक रिटर्न्स दे रहा होगा फार्मर्स को। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेक होल्डर होंगे जो फूड सिस्टम है उसमें, वो कौन है, फार्मर और प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि दिस रेजिलियंस इज लिंक्ड विथ the resilience of our natural ecosystem because the largest input to agriculture is soil, water and climate condition are all but natural resources. Appreciating this interconnectedness of nutritional security with livelihood and environmental security is essential to making our food system truly sustainable. तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है वो एनवायरनमेंट है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज मेन इनपुट होते हैं और जब तक कि नेचुरल रिसोर्सेज जो इनपुट है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं होगा, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, हमारा जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम है वो सस्टेनेबल नहीं बनेगा। तो हमारे जो दूसरा स्टेक होल्डर हो जाएगा वो एनवायरनमेंट हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा कंज्यूमर, जो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसकी हम इंश्योर कर रहे हैं। इन तीनों स्टेक होल्डर के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बात की जाएगी। शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल फ्रंट से। तो इंडिया फेसेस डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर एक्सेस इनटेक होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी और अगर डेफिशिएंसी होगा तो क्या बढ़ेगा, स्टंटिंग बढ़ेगी, एनीमिया बढ़ेगा। तो इंडिया ये डबल चैलेंज फेस कर रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 का जो डेटा है उसमें क्लियरली ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 35% चिल्ड्रन स्टंटेड हैं, 57% वुमेन्स जो है और 25% मैन आर एनीमिक। तो ये चीज़ें क्या हैं, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट शो कर रही है। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू इम्बैलेंस डाइट्स एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल 24% ऑफ अडल्ट वुमेन एंड 23% ऑफ अडल्ट मैन आर ओबीस। मतलब मोटापा बढ़ रहा है लोगों में, एक तरफ तो न्यूट्रिशन का इशू है और दूसरी तरफ मोटापे का। तो ये डबल बर्डन इंडिया जो है फेस कर रहा है न्यूट्रिशनल फ्रंट में। नेक्स्ट बात करेंगे जो चैलेंज है वो प्रोडक्शन साइड में है। जो फार्म इनकम है वो बहुत इनसफिशिएंट है ना। हम हमेशा सुनते हैं कि एग्रीरियन क्राइसिस चल रहा है, एग्रीकल्चर अब सस्टेनेबल नहीं रहा, वायबल नहीं रहा, इसलिए फार्मर्स वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन को सस्टेनेबल रखने के लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिटर्न्स। और वो इकोनॉमिक रिटर्न्स हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो फार्म इनकम है वो इनसफिशिएंट है। एक सर्वे हुआ था, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की एक रीसेंट रिपोर्ट जारी हुई थी। उसमें क्या बताया गया था कि 68% ऑफ मार्जिनल फार्मर्स सप्लीमेंटेड देयर इनकम विथ नॉन फार्म एक्टिविटीज़। मनरेगा एंड अदर फॉर्म ऑफ कैजुअल वर्कर आर पीकिंग labor are picking up the slack, indicating the lack of skills and अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 68% ऐसे फार्मर हैं जो कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, उनको इनकम डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या करना पड़ रहा है, जॉब करना पड़ रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मनरेगा में जो है जॉब करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बेसिकली क्या बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर एग्रेरियन डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फार्मर की इनकम बढ़ नहीं रही है और एग्रीकल्चर वायबल नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज़, थर्ड चैलेंज। अब क्या हो रहा है, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज आर मेकिंग इंडिया फूड
प्रोडक्शन हाईली वनरेबल। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई बार कि कैसे जो है फूड प्रोडक्शन जो है वनरेबल हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप लॉसेस होंगे, फ्लड और ड्रॉट के कारण। तो ये सब सारी चीज़ें फूड प्रोडक्शन के लिए खतरा बन चुका है। उसके साथ अगर हम देखें सॉइल हेल्थ सर्वे की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया हैज़ बिकम डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कार्बन। तो लगभग आधी ऐसी कल्टिवेबल लैंड है जो कि ऑर्गेनिक कार्बन में डेफिशिएंट है। इसका मतलब सॉइल की जो हेल्थ है वो भी बहुत ख़राब हो रही है। वो मेन इंडिकेटर है सॉइल कार्बन, सॉइल हेल्थ का। ग्राउंड वाटर की बात की जाए तो वो भी बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ पर 75% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है ओवरली एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं और विच थ्रेटन द रेजिलियंस ऑफ फार्म इनकम। तो एनवायरनमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके डिग्रेडेशन के कारण भी जो फार्म इनकम है वो थ्रेटन हो रही है। तो बेसिकली जो इंडिया का फूड सिस्टम है वो क्या है, अनसस्टेनेबल है इन सारे रीजंस के कारण। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए 3 साइडेड अप्रोच की बात की गई है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो चैलेंजेस हैं उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। चूँकि ये 3 स्टेक होल्डर चैलेंजेस हैं तो इसके सॉल्यूशन भी ट्रायड अप्रोच होनी चाहिए जो तीनों स्टेक होल्डर से रिलेटेड चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें। सबसे पहले हम जो कंज्यूमर स्टेक होल्डर है, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसे कैसे इंश्योर किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कंज्यूमर डिमांड है उसको किस तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हेल्दी और सस्टेनेबल डाइट की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है उसे इंश्योर किया जाए। हमें क्या करने की ज़रूरत है, वी नीड टू शिफ्ट टू अ फूड प्लेट दैट इज़ हेल्दियर फॉर पीपल एंड प्लानेट। हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है फूड प्लेट को जो कि हेल्दियर साइड में ज़्यादा हो। अब बात करते हैं इसके लिए क्या किया जा सकता है। 2 तरीके के सॉल्यूशंस इसमें दिए हुए हैं। एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है ओट्स और क्योना को, और इसको जो है मेन स्ट्रीम में बेचा जा रहा है एज अ हेल्दी फूड। ठीक है, इसकी जगह जो है हम क्या कर सकते हैं, लोकली ग्रोन मिलेट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हेल्थ कम्युनिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथ में आ जाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मिलेट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किससे, ओट्स से। जिससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो इंडिया के डॉलर बचेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अलग होंगे, फार्मर जो इनकम होगी वो भी बढ़ेगी क्योंकि सरकार जो है मिलेट्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हम सबको ये तो पता ही है कि जो मिलेट्स हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी फूड है, इसलिए उसको हमारी फूड प्लेट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो ये फर्स्ट जो है अप्रोच हो सकती है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। दूसरी जो अप्रोच होगी वो है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या मिड डे मील है, रेलवे केटरिंग है, अर्बन कैंटीन है और पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट है। इन सारी चीज़ के थ्रू हम लोग अपने फूड प्लेट को और न्यूट्रिशन से भर सकते हैं। न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जा सकती है अगर हमारे फूड जो है और न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करें, जो जनरली हम जो खा रहे हैं वीट और राइस उससे फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो है जो भी प्रोक्योरमेंट होंगे पब्लिक के इन सारी जगह में और जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो कैसे होना चाहिए, वो सारी क्रॉप्स को इंक्लूड करें, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए जिससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बेनिफिट हो सके और जो हमारी प्लेट हो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी हुई हो ताकि हम थोड़ा हेल्दियर साइड में जा सकें और जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व किए जा सकें। इवन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी जो है शेप कर सकते हैं हमारी फूड चॉइसेस। अगर उनकी थाली में भी नेचुरली फॉर्म प्रोड्यूस जो है प्रोक्योर किया जाए, है ना, जैसे कि तिरुपति जो देवस्थानम है वो 70,000 लोगों को डेली खाना खिला रहा है। बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पर डेली हज़ारों लोग खाना खाते हैं। अगर उन लोग जो भी क्रॉप्स प्रोक्योर कर रहे हैं वो नेचुरली फार्म प्रोड्यूस हो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, अगर वो सारी चीज़ें प्रोक्योर होगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बढ़ा पाएंगे और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इनसिक्योरिटी को क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा कंज्यूमर साइड वाला जो चैलेंज है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं
प्रोड्यूसर साइड चैलेंजेस को। प्रोड्यूसर मतलब फार्मर की बात करते हैं और फार्मर मतलब इकोनॉमिक रिटर्न्स की बात करते हैं। तो अगर हमें रेजिलिएंट इनकम इंश्योर करना है तो हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा फार्मिंग को? रिन्यूमरेटिव एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें सरकार के द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो स्टेप उठाई थी वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में थी, लेकिन अगर ओवरऑल फंडिंग की बात करें तो जो फंडिंग है वो एग्रीकल्चर बजट के 1% से भी कम है। जो टोटल बजट है उसका 1% से भी कम इसमें फंडिंग दी गई है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें इसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, जो ये इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, और इसमें और सारी प्रैक्टिसेस इंक्लूड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एग्रो फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, प्रिसीशन फार्मिंग एंड मच मोर। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्दर एग्रीकल्चर सपोर्ट शुड मूव फ्रॉम इनपुट सब्सिडी टू डायरेक्ट कैश सपोर्ट टू फार्मर पर हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेशन। हम लोग क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, बेसिकली क्या दे रही है? इनपुट सब्सिडीज़ दे रही है। इसका जो बेनिफिट है वो जनरली किसको मिलता है? कंपनीज़ को मिलता है, और कई सारे लीकेजेस और करप्शन है। अगर हम डायरेक्ट डीबीटी प्रोवाइड करें और डायरेक्ट कैश सपोर्ट प्रोवाइड करें तो फार्मर के पास चॉइस होगी उसे कितना प्रोड्यूस करना है, और जो हमारी सब्सिडी होगी वो आउटपुट बेस्ड सब्सिडी होगी। अगर फार्मर कल्टीवेशन ज़्यादा करेगा तो उसे जो पैसा मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो एक इंसेंटिव रहेगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो अपना चॉइस का फुल यूटिलाइजेशन कर सकता है और लैंड की प्रोडक्टिविटी पे इन्वेस्ट कर सकता है। लैंड को बेहतर बनाने में क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो जो पैसा होगा वो अपने चॉइस के हिसाब से उसे यूज़ कर पाएगा। इनपुट सब्सिडी में क्या होता है, उसे जो इनपुट्स होते हैं वो सस्ते में मिलते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए। लेकिन अगर आउटपुट बेस्ड सब्सिडी होगी तो कल्टीवेशन भी बढ़ेगा और लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो हमें जो सेकंड सॉल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पर जो डायरेक्ट सपोर्ट है उसमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, उसमें भी बजटरी एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेक होल्डर है वो क्या है? एनवायरनमेंट है। तो हमें एनवायरनमेंट में अगर बात करें, ठीक है, एनवायरनमेंट की बात करें तो ये सारी चीज़ों से एनवायरनमेंट भी जो इशू हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। जो सेकंड सॉल्यूशन है उससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होगी, और जो थर्ड और साथ ही में इकोनॉमिक रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। साथ साथ थर्ड जो सॉल्यूशन है उसमें क्या बात की गई है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, जो मिडिल मैन है उनको हटाने की बात की गई है। अगर एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक रिटर्न्स को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर फूड है उसको प्रोसेस करना ज़रूरी है, और प्रोसेसिंग के लिए जो कॉरपोरेशन इन सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली अगर फार्मर से कांटेक्ट करें और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मर से चीज़ें प्रोक्योर की जाए तो बीच के जो मिडिल मैन होंगे उनका जो रेवेन्यू रहेगा वो कट हो जाएगा। तो इनकम किसकी बढ़ेगी? फार्मर्स की बढ़ेगी। बेनिफिट किसको होगा? जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं उस कॉरपोरेशन को, और ओवरऑल कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये विन विन फॉर ऑल है, फॉर फार्मर्स, फॉर कॉरपोरेशन एंड फॉर कंज्यूमर। तो हमें मिडिल मैन हटाने की ज़रूरत है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं किससे? फार्मर के थ्रू, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। सरकार ने उसके लिए FPOs बनाए हैं ताकि FPO जो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सके? नेगोशिएट कर सके, डायरेक्टली कॉरपोरेशन से डील नेगोशिएट कर सके, ताकि जो प्रोक्योरमेंट हो वो डायरेक्ट FPO से हो, बेहतर तरीके से बार्गेन कर सके प्राइस, और जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली किसको मिले? फार्मर्स को मिले। तो ये अप्रोच को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये तीन अप्रोच से हम हमारा जो फूड सिस्टम है उसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तीनों सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं और तीनों चैलेंजेस को लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप ये एड्रेस कर सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर में, चैलेंजेस को डिवाइड कर सकते हैं और सॉल्यूशन को भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं, कुछ टर्म्स आए थे।
पहला था एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें कहा था कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है वो समझ लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये प्री में आया नहीं है अभी तक, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन विच ट्री फार्मिंग एंड फॉडर प्लांट, ग्रासेस एंड लिग्यूम्स आर ग्रोन अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो बेसिकली एक ही फार्मर लैंड में बहुत सारे ऐसे पैचेस होते हैं जो कि छूट जाते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं ताकि फार्मर्स की जो इनकम है उसे बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये भी आया था। इस पे 2019/20 में प्री में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम? दैट प्रमोट्स मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, मतलब इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है नो टीलेज। हमें टीलेज नहीं करना है। टीलेज का मतलब ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जब भी हल चलाया जाता है उससे सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है, लूजली हेल्ड होती है सॉइल, और उसी को बोलते हैं टीलेज। हम नो टीलेज की बात कर रहे हैं, मतलब हमें किसी भी तरीके से सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो है परमानेंट ऑयल ऑर्गेनिक कवर मेंटेनेंस विथ क्रॉप रेसिड्यूज। अगर हम टीलेज नहीं करेंगे तो उसमें कुछ क्रॉप्स पहले से रहेगी, कुछ रेसिड्यूज, उन सारे क्रॉप रेसिड्यूज को यूज़ करना है ताकि जो सॉइल ऑर्गेनिक कवर है वो मेंटेन रहे। एटलीस्ट 30% ऑर्गेनिक कवर होना, सॉइल ऑर्गेनिक कवर होना चाहिए। ये न्यूट्रिशनल हेल्थ को क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है। ये बेसिकली हमने ऊपर भी बात की थी कि सॉइल ऑर्गेनिक जो कवर है वो 50% ऑफ जो कल्टिवेबल लैंड है इंडिया में वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वाले इशू को ये क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। कौन सी चीज़? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। और थर्ड है स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन थ्रू वेरिड क्रॉप सीक्वेंसेस। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, मतलब मोनो क्रॉपिंग के अगेंस्ट बात की जा रही है। अलग अलग स्पीशीज़ को क्या करना है, क्रॉप रोटेशन करना है। तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए, उसको क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री पर्सपेक्टिव से ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। 2019-20 में जो नहीं पूछा गया है वो है प्रिसीशन फार्मिंग, और 2024 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है प्रिसीशन फार्मिंग? इट इज़ अ ऑन साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट कंसेप्ट। बेसिकली ये साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट कंसेप्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंटर फील्ड एंड इंट्रा फील्ड वेरिएबिलिटी इन क्रॉप्स। मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के समय में, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो चेंजेस है उसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? दिस इन्वॉल्व्स leveraging digital tools such as AI, machine learning, Internet of Things to optimize crop yield and quality while minimizing cost and resources। तो प्रिसीशन फार्मिंग में बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है, वो लेवरेज की जाती है ताकि जो क्रॉप यील्ड है उसको बढ़ाया जा सके, और जो इनपुट कॉस्ट है उसे कम किया जा सके, और जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंसी है, उसे बढ़ाई जा सके। ये आपको याद रखना है। प्रिसीजन फार्मिंग अभी तक नहीं आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2024 प्री के लिए, और हर 1-2 साल में एक ना एक प्रोसेस ज़रूर पूछी जाती है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पूछा जा चुका है, स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पूछा जा चुका है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं आपको। इसलिए आपके प्री पर्सपेक्टिव से ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है PM2 फ्लैग ऑफ RRTS, हाउ दिस लेटेस्ट मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बेनिफिट NCR। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप डायरेक्टली इसे मेंशन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि RRTS के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो RRTS बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो वो समझते हैं। RRTS का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट फ्राइडे को, इसका जो फर्स्ट लेग है उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब RRTS को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली RRTS का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर NCR से बहुत सारे सब अर्बन जो टाउन हैं उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है वाया सेमी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम। सेमी हाई स्पीड का मतलब कितना होगा? 160 to 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। मेट्रो की स्पीड कितनी होती है? 100 से 120 प्रति
आर घंटे के हिसाब से जो है मेट्रो रन करती है। सेमी हाई स्पीड 160 to 180, और जो हाई स्पीड ट्रेन होती है वो बुलेट ट्रेन कहलाती है। तो ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ से, एनसीआर से बहुत सारे छोटे छोटे सबअर्बन एरियाज़ में। कौन कौन से कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर, सेकंड दिल्ली गुड़गांव एसएनबी अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। ये सारे फेज़ 1 में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अदर कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं, दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़ पलवाल, नेक्स्ट है गाज़ियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, नेक्स्ट है गाज़ियाबाद हापुड़ एंड दिल्ली शाहदरा एंड बरोद। तो बेसिकली आसपास के टाउन को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसे देख लेते हैं। तो बेसिकली इसे इम्प्लीमेंट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि जॉइंट वेंचर है सेंटर के साथ मिलकर, और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिविटी टू एनसीआर। इससे जो एनसीआर का पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम अचीव किया जा सकेगा। लोग आसानी से यहाँ से सबअर्बन एरिया से एनसीआर जा पाएंगे। तो बेहतर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एनसीआर में यूज़ किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो बेनिफिट है, शिफ्ट टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जितने भी लोग आसपास से कार से, गाड़ियों से, व्हीकल से आते हैं वो डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं किसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जिससे पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंक्रीज कनेक्टिविटी डेवलप्ड द सब अर्बन एरिया एंड शिफ्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू स्मॉल टाउन। अगर हम देखें दिल्ली एनसीआर को तो यहाँ पर लैंड कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है। अगर आसपास के एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाए तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहाँ शिफ्ट हो सकती है, और स्मॉल टाउन में। इसके क्या बेनिफिट होंगे, इसके बेनिफिट होंगे कि माइग्रेशन भी कम होगा, माइग्रेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लोग दिल्ली एनसीआर से इस इकोनॉमिक छोटे छोटे टाउन में जाके काम करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट का। और लास्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये सारे हमको बेनिफिट्स होंगे और ये बेनिफिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फेज़ अभी शुरू होने वाला है और ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।